नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र चौधरी और इंडिया वॉच देख रहे हैं आप। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में नागरिक संहिता लागू करने की राय परस्त नियमावली का प्रारूप आज समिति ने सौंपा। सरकार प्रारूप का अध्ययन करने के बाद इसे अंतिम रूप देगी। समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि समिति के 5 प्रकाशित प्रारूप आ चुका है। नियमावली के परिधानों के अनुसार मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है। 2 साल और 5 महीने के इंतजार के बाद अब प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की राय प्रस्त हो गई है। समान नागरिक संहिता की नियमावली तैयार करने वाली समिति शुक्रवार को इसका प्रारूप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है। जो एक बड़ा काम था कि ये कैसे लागू होगा, इसकी नियमावली एवं इसके क्रियान्वयन के लिए, इसको बनाने के लिए श्री शत्रुघ्न सिंह जी, जो आप सभी लोग उनको जानते हैं, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी रहे हैं, तो उनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के साथ अन्य लोग भी सम्मिलित हुए और सरकार के विभिन्न विभागों के लोगों ने, और मनु गौड़ जी, सुरेखा डंगवाल जी, जो हमारे पहले की जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी थी, उनके मेंबरों ने भी इसमें अपनी सेवाएं दी। इसके साथ साथ हमारे अधिकारीगणों ने भी, हमारे कर्मचारियों ने, अनेक विद्यार्थियों ने भी, जिनको आप देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आए थे और कुछ लोग नहीं आ पाए, तो इसको बनाने में रात दिन का प्रयास किया। अथक प्रयास करने के बाद आज ये 18 अक्टूबर को ये नियमावली आप सबके सामने ही हम लोगों को मिल गई है। दरवाजा तो बंद करवा दो। नहीं वाला। और इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, अभी जो UCC को लेकर उत्तराखंड सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है, तो क्या अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये पास हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए पुष्पेंद्र, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुरुआत से ही कहीं न कहीं UCC को लेकर लगातार सतर्कता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार आप देखेंगे एक कमेटी बनाई गई थी UCC को लेकर, और उस कमेटी ने पूरा जो ड्राफ्ट था वो पहले ही मुख्यमंत्री को सौंप दिया है, और जो प्रारूप है वो आज कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है। और 2 साल 3 महीने के बाद कहीं न कहीं ये राह साफ हो चुके हैं कि जल्दी उत्तराखंड के अंदर UCC लागू हो जाएगा। और आप देखिएगा कि जो प्रारूप आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है, उसके बाद ये प्रारूप कैबिनेट के बीच जाएगा और कैबिनेट में इसको कहीं न कहीं मंजूरी मिलती हुई नजर आएगी। और माना जा सकता है कि 9 नवंबर एक ऐसा दिन है कि उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक दिन भी है, क्योंकि स्थापना दिवस जो उत्तराखंड का होता है, और स्थापना दिवस के अवसर पर कहीं न कहीं इसको लागू किया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि 9 नवंबर को उत्तराखंड के अंदर वो UCC लागू करेंगे, और कहीं न कहीं वो राह साफ हो चुकी है। और अब लगता है कि जल्दी एक कैबिनेट बैठक होगी, उसमें प्रारूप पहुंचेगा, और प्रारूप पहुंचने के बाद उस पर कहीं न कहीं कैबिनेट अपनी मोहर लगाएगी, और उसके बाद उत्तराखंड के अंदर माना जा सकता है कि UCC लागू हो जाएगा। बिल्कुल धनराज, क्योंकि 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस है और साफ तौर पर कई तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। जैसे CM धामी ने कहा कि ये जो बिल है ये किसी के खिलाफत में नहीं है, इससे जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको फायदा होगा। और क्या विपक्षी जो पार्टियां हैं उनको लेकर किसी तरह की कोई बयानबाजी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, तो सर देखिए, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को कह रहे हैं कि किसी से भी अनहित नहीं होगा इसमें, और सभी का हित साधते हुए इस कानून को लागू किया जाएगा। और इसमें कई बदलाव कानून में देखे जाएंगे, चाहे हम विवाह पंजीकरण को लेकर बदलाव देखें, या फिर तलाक को लेकर बदलाव देखें, या अन्य कई कानून ऐसे हैं कि जिनमें बदलाव इसमें देखने को मिलेगा। हालांकि विपक्ष जरूर इस पर कहीं न कहीं एक तरीके से कहा जाए कि दबे पांव कहा जा सकता है, दबे बोल कह सकते हैं कि विपक्ष कहीं न कहीं इस पर निशाना साधने की कोशिश जरूर करता है। UCC के लागू होना तो एक मजबूरी कहीं न कहीं विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जरूरी है, लेकिन इसमें जो संशोधन है वो होना अति आवश्यक है, क्योंकि कई कानून ऐसे हैं जिनमें संशोधन की बात विपक्ष करता हुआ नजर आता है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि उत्तराखंड वासियों को खासकर इससे अधिक लाभ होगा, और किसी को भी कोई हानि इससे नहीं होने वाली है।
बिल्कुल धनराज, क्योंकि सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा था जिन लोगों ने 4 पीढ़ियों से घर नहीं देखे, जो झुग्गियों में रहते थे, उनको भी कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ इस बिल से नजर आ रहा है। और उत्तराखंड में 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। इस ऐतिहासिक मौके पर उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। तो क्या अभी इसमें किसी तरह की कोई शंका है या 9 तारीख कन्फर्म है? बिल्कुल, देखिए अभी जो प्रारूप है जो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कमेटी ने सौंपा है, उस प्रारूप का अध्ययन किया जाएगा और यदि कोई कमी होती है तो उसमें सुधार भी किया जाएगा। और 9 नवंबर की तारीख इसके लिए रखी गई है। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल होगा कि 9 नवंबर को कंफर्म ये लागू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इसके लिए अभी समय लगेगा। लेकिन ये निश्चित है कि लगभग 9 नवंबर को कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि हो सकता है। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं प्रारूप को पूरे कैबिनेट बैठक पड़ेगी और फिर उसका अध्ययन करेगी और उसके बाद उसको मंजूरी मिलेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें कब तक का इंतजार लोगों को करना होगा, क्योंकि कैबिनेट बैठक होते ही कहीं ना कहीं इसका पूरा प्रारूप जो है अध्ययन कर लिया जाएगा और उसको लागू करने के लिए 9 नवंबर का दिन रखा गया था। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि 9 नवंबर को ये लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। चलिए धन्यवाद, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर जिस तरह से पूरा रिपोर्ट सौंपी गई है, उसको लेकर अभी चीजें चल रही हैं। फिलहाल अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रदेश को औद्योगिक उन्नति की राह पर अग्रसर करने में अहम भूमिका निभाई है। उनके द्वारा किए गए विकास पूरक कार्य हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। राज्य गठन के 24 वर्षों में उत्तराखंड ने विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। इस विकास यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला कालखंड विशेष रहा है। इस दौरे में उत्तराखंड में तरक्की के नए द्वार खुले हैं। आर्थिक मोर्चे पर हमारा प्रदर्शन उत्साहजनक रहा। राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 17 गुना वृद्धि हुई है। हमने आगामी 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। राजस्व वृद्धि के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं। घाटे में चल रहे राज्य सरकार के कई विभाग आज लाभ देने की स्थिति में आ चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य की देवतुल्य जनता और शासन प्रशासन के प्रयासों से हम इस लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। अर्थव्यवस्था ने लंबी छलांग लगाई है। कांग्रेस की सियासत से बड़ी खबर है। कांग्रेस को अपनी प्रदेश प्रभारी का आज भी इंतजार है। प्रभारी बनने के बाद एक बार आई है उत्तराखंड की उपचुनाव की तैयारी में। वहीं उपचुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस जुटी हुई है। प्रभारी बनने के बाद एक बार फिर उत्तराखंड में सियासत गरमा चुकी है। उपचुनाव की तैयारी में कांग्रेस लगी हुई है। कांग्रेस उपचुनाव में प्रत्याशियों के नाम पर भी मंथन कर रही है। प्रभारी बनने के बाद एक बार फिर उत्तराखंड में सियासत गरमाई हुई है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में जीता था चुनाव। लोकसभा चुनाव में 2 दिन के लिए आई थी प्रभारी बनने की खबर। कुमारी शैलजा के दौरे को लेकर सस्पेंस भी बरकरार यहां पर बना हुआ है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में जीता था चुनाव। तो कुमारी शैलजा को लेकर उत्तराखंड में राजनीति गर्म है और उनको चुनाव प्रभारी कांग्रेस की तरफ से बनाया गया है। हालांकि उनके चुनाव प्रभारी रहते हुए कांग्रेस को कई तरह से फायदे भी हुए हैं। तो बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में चुनाव जीता था। और इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस से मथुरा दत्त जोशी और प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से शादाब सब जुड़ चुके हैं। मथुरा जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही है, कुमारी शैलजा को लेकर जिस तरीके से राजनीति हमेशा गर्म रहती है और वो जहां भी जाती हैं वहां पर कुछ ना कुछ कांग्रेस को फायदा ही होता है। अब कांग्रेस में भी जो अपनी प्रदेश प्रभारी का इंतजार था वो भी शायद खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा। मथुरा जी।
निश्चित रूप से देखिए, प्रभारी जी हमारे केदारनाथ के उपचुनाव की घोषणा हो गई है और हमें उम्मीद है कि प्रभारी जी जल्दी ही प्रदेश में आएंगे और केदारनाथ उपचुनाव की कमान संभालेंगे। और प्रभारी जी का सहयोग मिलता रहता है हमको, समय समय पर उनका आशीर्वाद मिलता रहता है और आगे भी उनका आशीर्वाद और सहयोग हमको मिलता रहेगा। ठीक है शादाब जी, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर आपकी किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? तैयारी बहुत शानदार है और हमें उम्मीद है कि केदारनाथ में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी दर्ज करेगी। केदारनाथ हमारी सीट थी, तो मुझे लगता है अपनी सीट को रिवाइव करना में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम मजबूत जीत हासिल करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। और जिस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति है, उत्तराखंड की राजनीति को लेकर अभी वहां पर मौजूदा सरकार बीजेपी की है, लेकिन मथुरा जी आप कैसे इस सीट पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप भी राजनीति में काफी सालों से हैं और जिस हिसाब से राजनीति चल रही है उस हिसाब को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। जिस हिसाब से उत्तराखंड की राजनीति चल रही है वो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और उत्तराखंड में तमाम समस्याएं खड़ी कर दी है। अगर कुमारी शैलजा की बात करें तो वो उत्तराखंड प्रभारी बनने के बाद या पहले कितनी बार उत्तराखंड आ चुकी हैं? कई बार आ चुकी हैं। देखिए, प्रभारी जी को जब जब समय मिला तब तक उत्तराखंड आई हैं। प्रभारी बनने के बाद? आप प्रभारी बनने के बाद भी आई हैं। 2017 में तो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन भी थी। हाँ। वो उत्तराखंड की राजनीति से भली भांति परिचित हैं और जब समय मिलता है तब उत्तराखंड आती रहती हैं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, समय समय पर तो उत्तराखंड में वो मात्र एक बार ही आई हैं, उनके पास इतना ही समय निकला है प्रभारी बनने के बाद? नहीं, ये आपकी गलत सूचना है। 3-4 बार। मथुरा जी अगर जिम्मेदारी मिली है तो उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना भी तो जरूरी है ना। अगर उनको उस सीट पर जिम्मेदारी मिली है तो उस सीट को लेकर उनको पूरी तरीके से वहां पर अच्छे से आना चाहिए और जो भी तालमेल है आपका सीट को लेकर तो उस पर उनको तैयारी करनी चाहिए। निश्चित रूप से, लेकिन आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं ऐसा कोई नहीं। प्रभारी जी बड़ी जिम्मेदारी। चलिए ठीक है शादाब जी, कांग्रेस की केदारनाथ को लेकर पूरी तैयारी है लेकिन प्रभारी गायब है। नहीं, प्रभारी गायब है। प्रभारी तो अभी बहुत बड़ी टेंशन से बाहर निकले। इतना बड़ा हार्ट का दिक्कत आई है कि कितनी बुरी तरह से हरियाणा में जो सिर्फ फुटअव्वल हुआ उसका रिजल्ट सबको देखने के लिए मिला कि जो यहाँ से उत्तराखंड से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी कि कैसे सिर्फ फुटअव्वल होता है, राजनीति में कैसे निपटाया जाता है, वो उन्होंने वहां एग्जीक्यूट किया और उस एग्जीक्यूशन का हमने नजारा देखा कि नहीं शादाब जी, लेकिन मथुरा जी यहाँ पर कन्फर्म बोल रहे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि उनकी वो आए या ना आए हमारी सीट तो पक्की है। अब आप ऐसे में क्या करेंगे? नहीं, आए ना आए सीट पक्की है, तभी तो हम सारे मिथक तोड़ के दोबारा हमने सरकार बनाई। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का, जो हरियाणा में भी नजर आ रहा था, ये सबने देखा। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो लोकसभा चुनावों में बीजेपी का भी नजर आया था, लेकिन सीटें तो कम आई ना, तो चुनाव की स्थिति में तो कुछ कह नहीं सकते। हमने तो 5 सीटें उत्तराखंड में रीगेन की और हरियाणा में भी हमने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। कांग्रेस जो सरकार बनाने के मुंगेरी लाल के सपने देख रही थी, चलिए ठीक है। दूसरा हमारा मानना है आपकी प्रभारी के ना आने पर बीजेपी प्रवक्ता मजे ले रहे हैं, देख लीजिए। देखिए, बीजेपी तो हर काम में मजे लेती है, उससे कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं है। और जैसा कहा कि प्रभारी उत्तराखंड के प्रति बहुत संवेदनशील है और उत्तराखंड की हर समस्या से रूबरू है, उत्तराखंड के संगठन से भली भांति। मथुरा जी, कहीं ऐसा तो नहीं जैसा हरियाणा में कुमारी शैलजा को इग्नोर किया जा रहा था, कहीं उत्तराखंड में भी ऐसा देखने को मिले? नहीं, ये कौन इग्नोर कर सकता है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस में अंदर कुछ ना कुछ कलह चलता ही रहता है। जैसे हरियाणा में कुमारी शैलजा के नाम पर कलह चलता रहा, अभी कभी अंदर की कुछ खबरें हो, हमें तो जानकारी है नहीं, ज्यादा जानकारी आपको होगी कांग्रेस को लेकर। देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है, समुद्र है और हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, आजादी है, लोकतंत्र है पार्टी में। भाजपा की तरह हम एक आदमी डिक्टेट नहीं करता है या भाजपा की तरह हम मुंह में ताला लगा के नहीं चलते हैं। और पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी बिल्कुल स्मूथली चल रही है। आपने देखा होगा अगर पार्टी में कोई गुटबाजी होती, विधानसभा उपचुनाव वो हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण नाहर जी के नेतृत्व में जीते, बहुत अच्छी तरह हमने चुनाव जीते हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से केदारनाथ की जनता के साथ भाजपा ने छलावा करने का काम किया
और केदारनाथ को, जनता को अपमानित करने का काम किया। शादाब जी, केदारनाथ को अपमानित करने का काम किया आपने। ये तो देख लिया आपने कि अपमानित कौन कर रहा है लगातार। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मेरी बात पूरी होने दीजिए, शादाब जी बोलेंगे, मैं नहीं डिस्टर्ब करूंगा इनको। मेरी बात पूरी। देखिए, जिस तरीके से केदारनाथ के गर्भगृह में प्रधानमंत्री जी पूरा अमला जमला कैमरे लेके गए, जो हमारी पवित्रता थी उसको भंग करने का काम किया, जो वहां पर बरसों से केशवा माई की तपस्या वाली कुटी थी उसका शादाब जी, आप दोनों का ही धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तारीख तय हो गई है। उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने 6 लोगों का नाम भी केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड के पास भेज दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने भी 4 लोगों की पर्यवेक्षक टीम बनाकर के क्षेत्र में भेजा है, लेकिन अभी तक उम्मीदवार को लेकर के कोई भी घोषणा नहीं हुई है। उपचुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि जिस दिन से केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हुई थी, उसी दिन से कांग्रेस ने लोगों से जनसंपर्क करना शुरू कर दिया था। प्रदेश प्रभारी ने 4 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है और ये पर्यवेक्षक जल्द ही अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। उसके बाद पार्टी उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। इस चुनाव को ऐसे कर दिया है कि जैसे 5 मंत्री को लगा रखा है, प्रभारी बना रखा है, संगठन अलग काम कर रहा है, अलग अलग मोर्चे के लोग लगे हुए हैं। देखिए, बीजेपी राजनीतिक दल है, वो तैयारी भी करेंगे और दाव भी करेंगे, लेकिन हमने उनके दावे की हवा निकालने का काम किया। हम बद्रीनाथ जीते, बद्रीनाथ में भी मंत्रियों की तैनातगी थी, संगठन भी जो है ग्रास रूट पर काम करने का दाव कर रहा था, लेकिन वहां हवा निकली। मंगलौर में हमने उनकी हवा निकालने का काम। केदारनाथ के अंदर जो स्थितियां हैं वो एकदम इतर है। केदारनाथ में आप देखिए, जो 4 धाम यात्रा थी, 4 धाम यात्रा को संचालित करने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। और उसके साथ साथ केदारनाथ धाम को जो है दिल्ली में स्थापित करने का कुकृत्य जो है सरकार ने किया है। लोगों में आक्रोश है उसको लेकर के। जो है सोने का प्रकरण जो है केदारनाथ में, उस विषय पर भी जो है सरकार मौन धारण किए हुए हैं। ये विषय जो है केदारनाथ की जनता के दिल और दिमाग में बसे हुए हैं। तो बेरोजगारी है, महंगाई है, कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हम केदारनाथ के आमजन के बीच में जाएंगे और लोगों ने इस बार बदलाव का मन बनाया है। लैसडाउन में विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में हुए मैक्स हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई। प्रशासन सख्ती का दावा कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद पहाड़ के दर्जनों रूटों पर मैक्स वाहन से लेकर बसें भी बेखौफ होकर अपनी क्षमता से ज्यादा सवारियां ढो रही हैं। हर साल इसी तरह कई हादसों में दर्जनों यात्री अपनी जान गंवा देते हैं। लैसडाउन हादसे के बाद से प्रशासन और परिवहन विभाग लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों पर ठोस कार्रवाई कर रहा है। हालांकि यात्रियों ने छतों पर बैठ के यात्रा करना अपनी मजबूरी बताया। यात्रियों का कहना है कि उनके इलाके में बस सेवा बहुत कम है, ऐसे में मजबूरन उन्हें जान जोखिम में डालकर वाहनों की छत में बैठकर यात्रा करनी पड़ती है। मेरा कहना यही है कि सरकारी गाड़ी लगनी चाहिए और इसमें है दिक्कत ये है हमको आने जाने में है कि भीड़ भाड़ बहुत हो जाती है और रोड बैल की ये शिकायत होती है कि ये लोग तो जो है बैठते ही नहीं हैं। अब जब गाड़ी जाएगी तो तभी तो बैठेंगे, जब गाड़ी बंद कर देंगे तो कहाँ से बैठेंगे। धीरे धीरे हर एक बाहर जो है कंट्रोल में आ जाते हैं और ये टैक्सियाँ, लोकल गाड़ियाँ ये भी जो है इस चीज़ पे आश्रित हैं। लेकिन रोडवेज का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि यात्रियों को सुविधा हो और वो परेशान न हो। कांग्रेस ने भाजपा पर केदारनाथ चुनाव को लेकर साजिश रचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस की तरह एकजुट है। कांग्रेस में गुटबाजी दिखाने का भाजपा साजिश रच रही है। केदारनाथ में हार तय देख अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों को सिरे से नकारते हुए कहा कि साजिश रचने के मामले में भाजपा हमेशा एक्सपर्ट रही है। जब जब भाजपा को सामने हार नजर आती है, वो इसी तरह के प्रपंच रचने का काम करती है। बता दें कि नए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा नाराज बताए जा रहे हैं। अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और वहां जितने ज्यादा लोग
होंगे प्रभार के तौर पर, प्रभारी के तौर पर या पर्यवेक्षक के तौर पर, उससे उत्तराखंड कांग्रेस ही लाभान्वित होगी। चारों अनुभवी चेहरे हैं, चारों हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं जिनको वहां पर नियुक्ति दी गई है। भारतीय जनता पार्टी से कोई क्यों नहीं पूछता कि 5-5 प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, जो काबीना मंत्री हैं, जिन पर बाकी के प्रदेश की जिम्मेदारियां हैं, उनको केदारनाथ की ड्यूटी पर लगा रखा है। हम 4 लोग लगाएं तो उस पर जलजला आ जाता, उनके 5 लोगों पर किसी के पेट में मरोड़ भी नहीं उठते। तो कहीं ना कहीं कोई जो है गुटबाजी नहीं है, कोई सिरफुटव्वल नहीं है, कोई नूरा कुश्ती नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकजुट और एकमुठ होकर केदारनाथ उपचुनाव लड़ने जा रही है और इसी बात से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, अंदर तक कांपी हुई है। मंगलौर के मोहम्मदपुर जट्ट में 4 दिन शाकुंभरी देवी के मेले में आज रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने 2 दिन दंगल का रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ रुड़की जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति, नारसन ब्लॉक प्रतिनिधि कविंद्र चौधरी भी रहे। मौके पर पहुंचे नेताओं का मेला समिति के द्वारा पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि यह मेला ऐतिहासिक मेला है और इसमें होने वाले दंगल से कुश्ती के खिलाड़ियों में जागरूकता आती है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। यही वजह है कि कुश्ती जैसे खेलों की तरफ ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है। पूरी तरह से पूरा समर्पण भाव से इस योगदान दे रहे हैं हमारे सर्व साथी और हमारी कमेटी के मेंबर, जिससे कि यह परंपरागत रूप से जो प्राचीन से चला आ रहा है, इस दंगल में जब दूर दूर से पहलवान आते हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, और अपना करतब दिखाते हैं, इसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हैं, इस कार्य को करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में और इस जगह पर जो आयोजन होता है और सभी आसपास के सभी क्षेत्र वाले ग्राम वासी यहाँ से आकर अपना समय देते हैं, उस चीज को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जो समाज में प्रसाद मिलेगा आयोजन आज यहाँ पर किया गया है। माँ शाकुंभरी देवी के मंदिर के उत्सव में यहाँ पर जो है आयोजन किया गया है। हमारे साथ हमारे ब्लॉक प्रमुख कविंद्र जी मौजूद है, हमारे जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति जी मौजूद है और सभी ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद है और सभी दंगल का आनंद ले रहे हैं। जैसे कि मेले में सोचता हूँ कि आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण करते हैं, एक दूसरे से मिलजुलने का एक मौका देते हैं। तो मैं बधाई दूंगा आयोजक टीम को, जिन्होंने क्या सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर करा। सभी ग्रामवासी दूर दूर से यहाँ पर आए और जो दंगल करने हमारे यहाँ पे बच्चे आए हैं, उनको भी शुभकामनाएं दूंगा। बहुत अच्छा दंगल कर रहे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने अभ्यास किया और आज काफी अच्छा यहाँ पर जो है जो उनकी प्रतिभा है वो निभर कर आएगी। उत्तराखंड में जहां एक और अपराध के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड पुलिस ने दावा किया है कि प्रदेश में अब अपराध का ग्राफ कम हुआ है। पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भरने ने कहा कि 2022, 23 और 2024 के आंकड़े देखें तो मर्डर और लूट की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि टॉप 4 क्राइम की बात करते हैं, हीनियस क्राइम की बात करते हैं। आईजी नीलेश आनंद भरने ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि कहीं पर भी 0 क्राइम हो जाए, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पिछले 3 साल के क्राइम के फिगर की बात करें तो 2024 में यह आंकड़ा काफी कम हो गया है। नहीं, आप स्पेसिफिक बात करिए, ऐसा तो कभी नहीं होगा, ऐसा तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि एक भी घटना ना हो और कोई 0 क्राइम हो। ऐसा तो वर्ल्ड में कहीं भी पॉसिबल नहीं है। आप स्पेसिफिक बात करिए कि कहीं के कोई क्राइम के फिगर, अगर हम 3 साल के फिगर्स देखें 2022, 23 और 24 के, तो आपको निश्चित तौर पे 2024 में मर्डर में कमी आई है, डकैती में कमी आई, जो हमारे टॉप 4 क्राइम होते हैं। तो आप क्राइम का एनालिसिस करें, क्राइम फिगर्स का एनालिसिस करें। हम लोग जो हीनियस क्राइम्स होते हैं उसकी बात करते हैं। तो आप आंकड़ों के साथ आए मेरे साथ पास और आंकड़ों के साथ बात। उत्तराखंड में इन दिनों थूक जिहाद का मामला काफी चर्चाओं में है। इसी बीच राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की ओर से देश के सभी मुख्य सचिवों को एक पत्र भेजा गया है। इस पत्र में मदरसा बोर्ड भंग करने की सिफारिश की गई है। इस मामले पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने अध्यक्ष रहते हुए 10 अक्टूबर को आस्था के संरक्षण का अधिकारों के उत्पीड़न, बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे के संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र भेजा था। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।